नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर बात करें तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राकेश जैन पप्पू, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। साथ ही अगर बात करें तो संचालक समिति के रूप में वे जो है काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और किस तरीके से वे इस लोकसभा चुनाव को मानते हैं, कितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है, क्या मानते हैं। और कांग्रेस दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो जीत की दावे कांग्रेस कर रही है, किस तरीके से कांग्रेस को सोचते हैं। पप्पू, ये किस तरीके से आप सोचते हो, क्योंकि आप जो है मुख्य रूप में आप काम कर रहे हो पार्टी के लिए, और किस तरीके से आप मानते हो क्या बड़े मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में हैं। नवीन जी, ये लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और पूरी दुनिया की निगाह इस लोकसभा चुनाव के ऊपर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ऐसा वातावरण पूरे देश में बना हुआ है। और मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम देश के लिए किया है वो अद्भुत है। पूरे देश के अंदर सनातन धर्म को लेके, युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, गरीब को लेके जो मोदी जी ने 4 जातियाँ बताई है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है, जन जन का विकास का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की नीयत पर, मोदी जी के काम पर भारतवासियों का विश्वास है और उस विश्वास से वे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए सब लोग तैयार है। और हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 400 पार का नारा दिया है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ नारा नहीं है, उस नारे को सार्थक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। लगातार संगठनों की गतिविधियां संचालित हो रही है। पेज प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से ये देश के लिए ऐतिहासिक चुनाव होगा। बप्पू, अगर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कितने वोटों से जीतने का टारगेट एक पार्टी ने तय किया। जिस तरह आपने परमा प्रमुख की बात कही, जिस तरह के निचले लेवल पे जाके आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो किस तरह का एक वोट का मार्जिन रखा गया पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी प्रदेश स्तर की जो बैठकें हुई है, उसमें लोकसभा का हमारा एक प्रबंधन समिति है। उसमें जो हमारा लक्ष्य है लगभग 6 लाख से अधिक वोटों से विजय प्राप्त करना। हमारे जो सुधीर गुप्ता जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। और माननीय सुधीर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष का दायित्व भी बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया। और पूरे भारत के जितने भी सांसद हैं, उन सांसदों में दूसरे नंबर के सुधीर गुप्ता जी ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सर्वाधिक प्रश्न लगाए हैं। आप समझिए कि अगर कोई सांसद प्रश्न लगाता है तो उसके कारण क्षेत्र का विकास होता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज आए हैं और मेडिकल कॉलेज आने के बाद लगातार सांसद जी प्रयास करते रहे। और अभी हमारे नीमच के अंदर भी नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत हो गया है। यहाँ पर हमारे सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में CM राइज स्कूल हमारे यहाँ संचालित होने लग गए हैं। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में सुधीर गुप्ता जी ने काम किया है। रेलवे के अंदर तो अद्भुत काम हुए हैं। हमारा नीमच का रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन के अंदर स्वीकृत हुआ है। और आप सोचें कि कितने वर्षों से जो योजनाएं रेलवे की बनती थी वे कागजों में दबी रहती थी, लेकिन सुधीर गुप्ता जी के अथक प्रयासों से बड़ी साड़ी रेल लाइन का काम प्रारंभ हो चुका है। नीमच से कोटा की जो रेल लाइन की वर्षों की मांग थी वो भी अपने मूर्त रूप लेने जा रही है। यहाँ से चित्तौड़ से नीमच तक डबल लाइन हो चुकी है। नीमच से रतलाम तक डबल लाइन का काम लगभग पूर्णता की ओर है। तो रेलवे की जितनी बात करें, वो अद्भुत काम हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी ने किया है। दूसरा, सुधीर जी ने जो किसानों के लिए काम किया है, इस क्षेत्र की जनता उस चीज़ को समझेगी तो आप यकीन माने कि उनको धन्यवाद देंगे। और 13 तारीख के दिन उसका परिणाम आएगा कि जब जाकर लोग कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे। क्योंकि सुधीर जी ने जो अफीम के क्षेत्र में काम किया है, वह आप स्वयं देखेंगे कि जब सुधीर जी पहली बार सांसद बने तब कितने किसानों को पट्टे थे। लगभग 1 लाख से अधिक किसानों को पट्टे मिलने जा रहे हैं और अभी 40,000 पट्टे नए आने वाले हैं। CPS से भी आएंगे और सीधे चीरे से भी आएंगे।
तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे मालवा क्षेत्र के अंदर अफीम मुख्य फसल होती है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो उसके लिए अफीम की खेती हमारा आधार है, बाजार का आधार है। बाजार की अर्थव्यवस्था अफीम उत्पादन से कारण, किसानों की अच्छे आय के कारण नीमच का हर क्षेत्र के अंदर, मंदसौर हो चाहे नीमच हो चाहे कोई सा भी बाजार हो, वो बाजार में रौनक दिखती है, व्यापारियों का काम धंधा चलता है। तो जब किसान समृद्ध होता है, जब किसान को उसके उपज के पूरे दाम मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और उसी के कारण आप देखेंगे कि जब गांव में जाएंगे तो जब कच्चे मकान दिखते थे, आज ये पक्के मकान में तब्दील हो चुके हैं। गांव समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, किसान समृद्धशाली हो रहा है, व्यापारियों को भी आर्थिक प्रगति की ओर है। तो यह सारा काम हमारे संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, उसके लिए सुधीर गुप्ता जी को श्रेय जाता है। पप्पू, या लोकसभा चुनाव संचालक के रूप में आप काम कर रहे हैं, आपके पास फीडबैक भी आ रहा होगा, कार्यकर्ताओं का फीडबैक आ रहा होगा। साथ ही अगर बात करें जिस तरह से आपने भी योजना गिनाई, आपने कहा कि जनता के पास जब ये योजनाएं जाएगी तो एक बड़ा रूप लेकर सामने आएगी। तो जनता को कांग्रेस ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि नीमच की योजनाओं को छीना जा रहा है, तो किस तरह सोचते हैं आप कांग्रेस के आरोप को? देखिए, ये भ्रम है, ये भ्रम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है कि सुधीर गुप्ता जी ने नीमच की योजनाओं को मंदसौर ले गए और मंदसौर में उनको स्थापित किया है और नीमच को अभावग्रस्त छोड़ा है। ये सब झूठी बातें हैं, ये कांग्रेसियों के द्वारा फैलाया गया है, भ्रम है। आप बताएं, नीमच के अंदर जब मेडिकल कॉलेज आया है तो मंदसौर में भी मेडिकल कॉलेज है। नीमच से चित्तौड़, नीमच से कोटा, नीमच से बड़ी सारडी, ये सब किस किस औकात हैं? सब नीमच से रेलवे शुरू हो रही है। कहीं पर भी ये नहीं है कि मंदसौर से बड़ी सारडी है या मंदसौर से कोटा है। नीमच से बड़ी सारडी है, नीमच से कोटा है। तो कहाँ नीमच की सुविधाएं सुधीर गुप्ता जी ने छीनी है? सेंट्रल स्कूल नीमच आया है, एक सेंट्रल स्कूल शामगढ़ में आया है, मंदसौर में तो नहीं आया सेंट्रल स्कूल, नीमच में सेंट्रल स्कूल आया है। लेकिन जो लोग इशू बनाते हैं, जो लोग मुद्दा खड़े करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता सब जानती है। और सुधीर गुप्ता जी को मैंने जब से समझा हूँ, उनकी सक्रियता में देखता हूँ कि किस तरह से छोटे आयोजन में वे नीमच जिले, मंदसौर जिले और पूरे संसदीय क्षेत्र में घूमते हैं। लगातार इतना घूमने वाला सांसद निश्चित रूप से हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि उनको तीसरी बार टिकट मिला और भारी बहुमत से वे चुनाव जीतेंगे। पप्पू, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप गुजर को आप किस तरह सोचते हैं? क्या मानते हैं आप चुनौती खड़े कर पाएंगे जिस तरीके से ओबीसी कार्ड जो खेला गया? ये ओबीसी कार्ड वाला इशू नहीं है। मुद्दा ये है कि संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, या ये कहूँ कि कोई लड़ना नहीं चाहता था कि कौन लड़े और कौन हारे। तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवार तो कांग्रेस को खड़ा करना ही था, तो दिलीप गुजर जी को खड़ा किया है। मैंने अभी 2-3 दिन से उनका अखबारों में पढ़ा है, उन्होंने खुद ने बस स्वीकार किया है कि हाईकमान का आदेश था जो मुझे मानना है। मतलब वो स्वयं भी लड़ना नहीं चाहते थे, किसी के आदेश से वे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ओबीसी की बात करती है, आप कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? हमारे बंशीलाल जी गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार कई दायित्वों पर उन्होंने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया है। गुर्जर समाज से संबंध रखने वाले हैं बंशीलाल जी गुर्जर और उनको राज्यसभा में भेजा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो दिलीप गुर्जर को हारने के लिए नीमच मंदसौर जिले में भेजती है। तो दोनों पार्टियों के अंतर समझ लें। हमारी नीयत साफ है, जो कहते हैं वो करते हैं। बंशीलाल जी को राज्यसभा में भेजा, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस को देखो आप, उन्होंने एक हारने वाले उम्मीदवार को यहाँ पर लाके खड़ा किया। अगर चुनौती देनी थी तो स्थानीय कोई उम्मीदवार तैयार होता। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं बची है। क्षेत्र की जनता जानती कि जो नागदा खाचरोद में हमारे एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं, वे यहाँ आकर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। अभी तो उनके कार्यालय के शुभारंभ भी नहीं हुए हैं। कार्यकर्ता में निराशा है, भगदड़ मची हुई है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, लेकिन हम भी परीक्षण कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो विचारधारा से सहमत है भारतीय जनता पार्टी की, जो भगवान राम के पक्ष में है, राम का विरोध नहीं करते हैं, जो सनातनी हैं, उन सबको हमारे यहाँ स्वीकृति है। लेकिन ऐसे लोग जो राम का विरोध करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं है और कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आना चाहते हैं। कई परिवारों में मेरा जाना हुआ जो परंपरागत कांग्रेसी वोटर हैं, लेकिन उनका कहना है
कि देश के लिए मोदी जी को वोट देना जरूरी है। तो ये जो चुनाव है ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रीयता का चुनाव है, और मोदी जी का ऊपर जो वोटिंग होने वाली है वो उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है, उसमें तो पूरा देश भाजपा को वोट करेगा, मोदी जी को वोट करेगा, और सुधीर गुप्ता जी 6 लाख से अधिक वोटों से हमारे क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। आपने बंसीलाल जी के ओबीसी कार्ड गिनाया और एक तरफ दिलीप गुजर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बना, आखिर उमराव सिंह गुजर की एंट्री कैसे हुई, क्या राज थे इसके पीछे? क्या ये भी ओबीसी कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला यहाँ पर गुजर वोट को हासिल करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश की 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। ये 4 जातियां हैं जिनके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आप समझिए, जनता भी समझ चुकी है कि जब ये चारों जातियां अगर समृद्धि प्राप्त कर लेगी, खुशहाल होगी, तो ये राष्ट्र परम वैभव पर जाएगा। हर जाति का व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर काम नहीं करती है, देश को बांटने का काम नहीं करती है। ये काम सिर्फ कांग्रेस करती है, जो इस तरह से देश को बांटने का काम करती है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर वोट लेना चाहती है। लेकिन उनके इस आचार को, उनके इस व्यवहार को, उनकी इस नीति को देश की जनता समझ चुकी है, पूरी तरह से उनको नकारा चुका है। और मध्य प्रदेश के और राजस्थान के परिणाम आपने देखे हैं, किस बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हुई है। मोहन यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीतने जा रही है। यह ऐतिहासिक काम होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी हैं, वे भी लगातार क्षेत्र के विकास के काम कर रहे हैं, तो विजयश्री निश्चित रूप से मिलने वाली है। बप्पू, आखिरी बड़ा सवाल, क्या मानते हैं आप इस लोकसभा चुनाव में नीमच का सबसे बड़ा मुद्दा बंगला बगीचा, क्या जिस तरीके से कांग्रेस उसके भुनाने की कोशिश कर रही, मानते हो कहीं ना कहीं फायदे में रही कांग्रेस? कांग्रेस तो बंगले बगीचे पर बात भी नहीं कर सकती, उनको इस बात पर करने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उनको जनता ने पूरा अवसर दिया। 10 साल उनको दिए, दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल रहा, उसके पूर्व भी रहा कांग्रेस का शासन, और ऐसे समय भी रहा जब नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का रहा, विधायक कांग्रेस का रहा, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। जब आप बंगले बगीचे की समस्या का समाधान करते, उस समय भी समस्या थी, आखिर क्यों नहीं किया? अगर समाधान किया है तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किया है, सांसद सुधीर गुप्ता जी ने किया है, दिलीप सिंह जी परिहार साहब ने किया है, और मेरे इस कार्यकाल की उस परिषद ने किया है जिसने ऐतिहासिक निर्णय लेके प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा। और लगभग जो छोटे भूखंडधारी हैं, जो 5000 वर्ग फीट तक के हैं, उसमें भी 3000 और 1000 फीट और 600 फीट वाले हैं, उनका व्यवस्थापन का काम लगभग पूर्णता की ओर है। कोई तकनीकी बाधाएं अगर आ रही है और कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि नीमच की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, और उस भरोसा का परिणाम भी हमने दिया है। जब मेरा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव था, तब हमने जनता से वादा किया था कि बंगले बगीचे के समाधान करेंगे, तो हमने किया है, और संशोधन भी हम करेंगे। तो पूरा क्या माना जाए, क्या वोटों का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? निश्चित, बिल्कुल वोटों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, और 13 मई को मतदान होगा, गर्मी रहेगी, और हमारा ये प्रयास होगा कि अधिक से अधिक मतदान नीमच जिले के तीनों विधानसभाओं में हो। और हमारे को जो प्रदेश से और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लाइन दी है, वो ये है कि प्रयास ये होना चाहिए हर कार्यकर्ता का कि हर बूथ पर 370 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री प्राप्त करे। ये एक हमको आधार दिया है, कहीं वोट कम होंगे तो कम होंगे, कहीं 370 से भी ज़्यादा हम वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो ये एक हमारे पास एक लाइन है, गाइडलाइन है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना राष्ट्र के लिए करना है, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित है। उनको पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं रहती है, जो करना हो देश के लिए करना। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक एक कार्यकर्ता मतदाताओं को घर से निकालकर वोटिंग केंद्र तक ले जाएंगे, और वो वोट भारतीय जनता पार्टी देने के लिए जनता तैयार बैठी है। सिर्फ मतदान केंद्र तक जाने की ज़रूरत है। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, और देश के अंदर
और ऐसे ऐसे निर्णय होने जाएंगे कि भारत दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बनेगा। आज भी मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया के चुनिंदा नेताओं के अंदर है। तो निश्चित रूप से भारत प्रगति पर है, आर्थिक महाशक्ति बनने भारत जा रहा है। भारत के अंदर आज कितने उद्योग लग रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रियां लग रही है, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक काम है। और कहीं एक समय हुआ करता था जब भारत मोबाइल इंपोर्ट करता था, विदेश से मोबाइल भारत आते थे, भारत के यहाँ बिकता था। अब भारत मोबाइल का एक्सपोर्टर बन गया है। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये मोदी जी की नीतियों के कारण हुआ। हमारे संसदीय क्षेत्र से 8 लेन निकल रहा है। ये बड़े बड़े अमेरिका और जो विकसित राष्ट्र हैं भारत के, वहाँ पर ऐसी सड़कें देखने को मिलती है। उससे अच्छी सड़क गडकरी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बनी और हमारे संसदीय क्षेत्र से वो गुजर रही है। निश्चित रूप से हमारा सबके लिए गौरव का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, गरीब के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से जनता का भरोसा जीतने का काम किया है और ये ऐतिहासिक चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से माननीय सुधीर गुप्ता जी जीतेंगे। लोकतंत्र का महापर्व है, किस तरह की अपील मतदाताओं से करना चाहेंगे आप, जिस तरह के निर्वाचन आयोग अपनी जो है तैयारियां कर रहा है? मैं पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ये क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित करना है और 13 तारीख को हर परिस्थिति में समय निकालकर मतदान केंद्र पर जाना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है। क्योंकि ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है, राष्ट्र के गौरव का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का चुनाव है, गरीबों के कल्याण का चुनाव है, ये महिलाओं के कल्याण का चुनाव है, युवाओं के रोजगार का चुनाव है, ये किसानों की समृद्धि का चुनाव है और देश के विकास विकसित भारत की कल्पना को लेकर ये चुनाव आयोजन है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आप मेरा आग्रह को स्वीकार करेंगे। 13 तारीख के दिन जाकर पहले सूर्य की किरण पर अपना कमल के फूल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी को विजयश्री दिलवाएंगे। ये थे राकेश जैन पप्पू, जिनसे हमने बात की किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर संचालक के रूप में वे काम कर रहे हैं और पार्टी की किस तरह की तैयारियां, साथ ही कांग्रेस किस तरीके से जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही, उन तमाम सवालों का जवाब बारीकी से राकेश जैन पप्पू ने दिया।